हेलो स्टूडेंट, आज हम जो UEE का है नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर तक एक्सप्लेन किया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें देखो आगे आपका मिलेगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये थोड़ा हार्ड है, ये कंपटीशन में पूछते हैं और इस पर न्यूमेरिकल आता है। एक लड़का कह रहा था सर न्यूमेरिकल भी आप पढ़ा दीजिएगा। इस पर मैं न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा आपको आगे, है ना। सेकेंड है रिजर्व कैपेसिटी। देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के साथ आपको रिजर्व कैपेसिटी भी आना चाहिए। ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको स्टडी में रखना है अपने, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये लास्ट में निकलेगा सबसे। फैक्टर का सबसे लास्ट पॉइंट यूटिलाइजेशन फैक्टर है ना। जब हम यूज करते हैं तो उस समय जो एक फैक्टर जनरेट होता है उसे यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। ये भी मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। इसके बाद देखो है स्पानिंग रिजर्व कैपेसिटी। ये कुछ समय के लिए है ना। स्पिनिंग रिजर्व कैपेसिटी ये सम टाइम के लिए है, मतलब जब लोड, स्पिनिंग का मतलब कम ज़्यादा, स्प्रिंग से बना है स्पिनिंग, है ना। देखिए जब आपके प्लांट पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, ओके, तो ठीक है, स्पिनिंग रिजर्व कैपेसिटी, है ना। लोड जब प्लांट पर ज़्यादा होगा तो उस समय ये रिजर्व कैपेसिटी वाला पावर जो है यूज करते हैं हम लोग, है ना। लोड कम होता है तो उस पर से लोड शिफ्ट करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। लास्ट में एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोड ड्यूरेशन कर्व। इन पांचों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोड ड्यूरेशन कर्व है। जो स्टूडेंट को, मेरे हिसाब से जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। होना तो पांचों के बारे में चाहिए, लेकिन लोड ड्यूरेशन कर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लास्ट में आता है लोड ड्यूरेशन कर्व। कुछ बच्चे पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो है लोड ड्यूरेशन कर्व पहले ही पढ़ लेते हैं। सारे फैक्टर, सारी स्टडी करने के बाद लास्ट में लोड कर्व खींचने के बाद भी सबसे लास्ट में आता है लोड ड्यूरेशन कर्व, है ना। ड्यूरेशन कर्व मतलब समय के अनुसार जो कर्व खींचोगे लोड का, वो खींचा जाएगा सबसे लास्ट में। इसमें लोड फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी, सारी चीज़ें काम करती हैं एक साथ, ठीक है। इसके आगे हम स्टडी करेंगे, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ना सभी जगह, और मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, ध्यान से देखो, ठीक है। देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट की कैपेसिटी होती है वो तो समझ में आता है। हर प्लांट, हर जनरेटिंग स्टेशन की एक निश्चित कैपेसिटी होती है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन उसका फैक्टर, है ना, गुणक, ये एक वैल्यू होगा, ये एक आपको मान निकाल करके देगा, ठीक है। तो उस मान को हम निकालेंगे कैसे, उसका फार्मूला और उसका यूज हम कैसे करेंगे, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हिंदी में बोलते हैं संयंत्र क्षमता गुणक, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इसका परिभाषा, है ना। लिख करके मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है कह रहे थे सर लिख के पढ़ाइए, है ना। वैसे मैं लिख के पढ़ाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट बताऊँ, लेकिन डायरेक्ट बताऊँ तो पता नहीं आप लोगों को आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए लिख करके पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन देखो इसमें लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें फार्मूला से मेन मतलब है, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ, अभी ध्यान से देखो। इसमें लिखा इन्होंने, किसी जनरेटिंग स्टेशन की वास्तविक उत्पादित ऊर्जा, एक्चुअल जनरेटेड एनर्जी, है ना, एक्चुअल जनरेटेड एनर्जी उस प्लांट की, एंड उस जनरेटिंग स्टेशन की फुल कैपेसिटी के साथ जनरेटेड एनर्जी, उत्पादित ऊर्जा का अनुपात प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। ये तो जनरली एक लैंग्वेज है कि आप मान लो इसको याद कर लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद भी होगा, थर्ड ईयर वालों को, है ना। लेकिन इसका सही मतलब क्या है? एक्चुअल जनरेटेड एनर्जी एंड फुल कैपेसिटी के साथ उत्पादित ऊर्जा। देखिए एक्चुअल जनरेटेड एनर्जी वो एनर्जी जो हम उस प्लांट से जनरेट कर सकते हैं, ठीक। और फुल कैपेसिटी के साथ जो पावर है जनरेशन,
वो पावर है जिसे हम कहते हैं पीक, है ना, मैक्सिमम एनर्जी, है ना। आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एक्चुअल जनरेटेड एनर्जी जो है एक प्रकार से रेटेड एनर्जी है, जो आपको नॉर्मली आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आपको प्लांट से मिलता रहेगा, जनरली नॉर्मली लोड है चलता रहेगा। लेकिन एट फेस्टिवल टाइम, किसी निश्चित समय में, है ना, उस प्लांट को अपने फुल कैपेसिटी के साथ काम करना पड़ता है ना, पीक पर जाना पड़ता है उस प्लांट को। और पीक पर जाने में सबसे ज़्यादा नुकसान ये है, उस समय प्लांट में ईंधन की खपत, पानी की खपत, है ना, स्टीम एनर्जी, सारी चीज़ों की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। किसी प्लांट को, जैसे मैं आपको दे दूं एक पावर स्टेशन, है ना, पावर जनरेटिंग स्टेशन है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा आप उसको फुल कैपेसिटी पर ड्राइव करिए, तो आप इंस्टेंट एक दिन में ड्राइव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा, है ना। फुल कैपेसिटी का मतलब ये है कि अपने पीक पर ले जाना है आपको उस प्लांट को। उस समय जनरेटेड एनर्जी उस प्लांट का प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहलाएगा, है ना। और देखिए, किसी जनरेटिंग स्टेशन की प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान, मैंने कहा ना, फ्यूल, ईंधन पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही बताया था, उसके मान पर निर्भर करता है आपके पास ईंधन है कि नहीं है। अगर आपके पास ईंधन नहीं है, कोयला नहीं है, पानी नहीं है, तो उस जनरेटिंग स्टेशन को आप पीक पर बहुत लंबे समय पर ले जा पाएंगे, तुरंत नहीं ले जा सकते हैं। आप समझ में आए ना। जितने भी पावर जनरेटिंग स्टेशन हैं उनके आसपास देखना एक पॉन्ड, तालाब या समुद्र, मतलब पानी की मात्रा जो है एकत्रित की जाती है, भले वो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, है ना, हाइड्रो प्लांट ऑलरेडी पानी चलता है। तो कहने का मतलब ईंधन के प्रकार पर ये निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है। इसके आगे देखो, इन्होंने लिखा है तथा प्लांट की डिजाइन पर निर्भर करता है। प्लांट की कैपेसिटी, है ना, प्लांट की कैपेसिटी तो जनरली सब लोग जानते हैं। डिजाइन मतलब एरिया, कितने, जितने छोटे में डिजाइन करोगे उतना कम क्षमता का होगा, जितना बड़ा एरिया में होगा उतना बड़ा उसका होगा। तो इसीलिए इस डिजाइन पर निर्भर करता है प्लांट कैपेसिटी का जो फैक्टर है। तो इसका फार्मूला जनरली ये जनरेट किया गया जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया है अभी, है ना, ध्यान से देखो, है ना। वास्तविक उत्पादित ऊर्जा, एक्चुअल जनरेटेड एनर्जी एंड फुल कैपेसिटी के साथ, पूर्ण क्षमता के साथ जनरेटेड एनर्जी। तो ये तो हमारे समझ से सब लोग याद कर लोगे आसानी से, याद करना ही तो आसान है, सबसे आसान। पर इसका सही मतलब क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज के बच्चे जो है याद करने में बहुत आगे हैं, वो याद कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान, ठीक है, जो इसका मान है वो 1 से कम होगा, वो तो मैं आगे बताऊंगा अभी। सही मतलब क्या है? वास्तविक उत्पादित ऊर्जा, है ना, वास्तविक उत्पादित ऊर्जा मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, एवरेज पावर या एवरेज डिमांड, ये देखो लिखा है ना, औसत मांग। एवरेज डिमांड मतलब ये आपकी उस डिमांड, उस प्लांट पर नॉर्मली उतनी डिमांड होती ही होती है, उसे कहते हैं एवरेज डिमांड। इनटू टाइम, तो ये तो दूसरी चीज़ है, मान लो टाइम का गुणा कर देंगे तो हम टोटल निकाल सकते हैं उतने टाइम में। ओके ओके। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिमांड, है ना, उस प्लांट की मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम। टाइम का गुणा करने पर आपको उस टाइम में आपको जितना मैक्सिमम डिमांड पावर आपने मांगा है प्लांट से वो निकल जाएगा। इससे भी समझ में नहीं आया, आगे देखो, इन्होंने लिखा है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड। इतना समझ में आया? एवरेज मतलब हमेशा रहेगा, मैक्सिमम डिमांड ये तो पुरानी वही बात लिखी हुई है, एवरेज डिमांड बटे प्लांट कैपेसिटी। अब देखो दूसरे वे से समझो, आप लिखेंगे क्या? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी। ओके, आप जानते हैं कि लोड फैक्टर बराबर, है ना, आप जानते हैं कि लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड।
मैक्सिमम डिमांड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज डिमांड, एवरेज लोड, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। इसका मान यहाँ पर रख दो, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई ना मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर। ये है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक, ऐसे निकालते हैं। अब कहोगे, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा, एवरेज डिमांड, एवरेज, तो एवरेज मैक्सिमम कैसे बन गया, अगर उसमें हम लोड फैक्टर का गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। देखो यहाँ पर लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिवाइडेड बाई मैक्सिमम, तो एवरेज लोड का मान निकालोगे तो लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड आएगा। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम डिमांड टू लोड फैक्टर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि अब आप कहेंगे सर यहाँ आपने मैक्सिमम डिमांड लिखा है, यहाँ प्लांट कैपेसिटी लिखा है, और यही प्लांट कैपेसिटी मैक्सिमम डिमांड के बराबर है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो प्लांट कैपेसिटी है, ठीक है, वो रिजर्व कैपेसिटी पर निर्भर करता है। मैं आगे बताऊंगा अभी इस पर। प्लांट कैपेसिटी जो है वो रिजर्व कैपेसिटी इसके अंतर्गत आता है, समझ लो। ठीक है, इसीलिए ये क्लियर नहीं था। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा था ना, पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादित ऊर्जा, मतलब पूरे कैपेसिटी के साथ जो पावर जनरेट करेगा वो एनर्जी, मतलब मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड किस पर, जनरेटिंग स्टेशन पर। तो जनरेटिंग स्टेशन की जो क्षमता उस पर, तो वो इन्होंने लगभग इक्वलेंट बराबर माना था। ठीक है, लेकिन वो बराबर होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देखो लिखा है प्लांट कैपेसिटी, और प्लांट कैपेसिटी रिजर्व कैपेसिटी आपस में, है ना, निर्भर करता है। मैं आगे बताऊंगा अभी। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से। अब आगे इन्होंने लिखा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का उपयोग प्लांट की कैपेसिटी एवं पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट निर्धारित करने में होता है ना। इसका मान 1 से कम होता है, ये आप याद रखेंगे। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान 1 से कम होता है, ये तो सबको पता है। प्लांट कैपेसिटी का उपयोग संयंत्र की रिजर्व कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ जो प्लांट कैपेसिटी लिखने का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं जाकर के रिजर्व कैपेसिटी पर निर्भर करता है ना, इस रिजर्व कैपेसिटी पर, आरक्षित क्षमता पर। अब कहेंगे सर रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है। देखिए ये प्लांट है, मान लो 10 अल्टरनेटर लगाए हो, मान लो 2 3 4 5 6 जो भी ये अल्टरनेटर सभी चल रहे हैं। तो इस प्लांट की कैपेसिटी है मान लो 100 किलोवाट। ओके, इसकी है। आपने एक इसी प्लांट के साइड में एक और छोटा सा प्लांट बनाया है 20 किलोवाट का, उसमें भी छोटे छोटे अल्टरनेटर आपने लगा करके छोड़ दिया है। ज़रूरत पड़ने पर आप इस अल्टरनेटर को चलाएंगे। देखिए 100 किलोवाट की एनर्जी तो उस प्लांट की कैपेसिटी है। देखो प्लांट कैपेसिटी का उपयोग संयंत्र की आरक्षित क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जब आपको प्लांट की कैपेसिटी, इस प्लांट की कैपेसिटी आपको पता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो लोड आपके यहाँ आ रहा है, मतलब जो आपको लोड देना है, वो लोड जो है, जो वेरिएशन है, लोड कर में जो वेरिएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने 20 किलोवाट का इसको डिजाइन कर दिया रिजर्व कैपेसिटी को, या आपने रिजर्व में रखा है। इसका मतलब इसको हम यूज कब करेंगे बेटा, जनरेटर को, इस प्लांट को हम कब यूज करेंगे, जब उस पर पीक लोड पहुंचेगा, हमारे यहाँ जब लोड पीक पर पहुंचेगा। और इसको हम बंद कब करेंगे, जब हमारे यहाँ लोड कम होने लगेगा। ये अल्टरनेटर हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन ये अल्टरनेटर अकॉर्डिंग टू प्लांट कैपेसिटी या लोड ड्यूरेशन, लोड के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता है। यही लोगों को पता नहीं है कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी क्या होता है। जो रिजर्व कैपेसिटी है प्लांट की, वो अलग रखी जाती है, प्लांट से अलग, है ना, सम डिस्टेंस पर कुछ। ठीक है, तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे प्लांट कैपेसिटी एंड रिजर्व कैपेसिटी का मतलब क्या है। अब देखिए
रिजर्व कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी से किस प्रकार निर्भर करता है? जो प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी है ना, ध्यान से देखो, ये लिखा बहुत अच्छा है यहाँ पर। रिजर्व कैपेसिटी बराबर प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, जो प्लांट की कैपेसिटी है वो रिजर्व की कैपेसिटी प्लस मैक्सिमम डिमांड को मिला करके बनता है। मैक्सिमम डिमांड किसका होगा? उस प्लांट का होगा, इस प्लांट का होगा। रिजर्व कैपेसिटी ये है, इस प्लांट का मैक्सिमम डिमांड और इस प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी दोनों जोड़ देंगे हम, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? प्लांट कैपेसिटी। पूरे प्लांट की कैपेसिटी। अब समझ में आया? इसका सही मतलब ये है। ठीक, तो ये है प्लांट कैपेसिटी। तो ये मैंने लिख दिया ऐसे ही, रिजर्व कैपेसिटी बराबर प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट की कैपेसिटी में से अगर आप मैक्सिमम डिमांड को घटा देंगे उस प्लांट के, तो आपको मिलेगा रिजर्व कैपेसिटी। ये वाला रिजर्व कैपेसिटी, यहाँ वाला एरिया। समझ में आया? अब देखो इन्होंने लिखा है, यदि मैक्सिमम डिमांड एवं प्लांट कैपेसिटी एक समान हो जाए। मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी, मान लो एक ये है 100 किलोवाट, ये है 100 किलोवाट, ये है, दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस अवस्था में प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होगी। मतलब दोनों 100 में से 100 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। रिजर्व कैपेसिटी उस सिस्टम की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। अगला हेडिंग है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर। अब आप यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है इन्होंने, किसी प्लांट की, किसी जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड एवं प्लांट कैपेसिटी का अनुपात, है ना, का अनुपात ही प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। मैक्सिमम डिमांड मतलब मैक्सिमम जनरेटेड एनर्जी, प्लांट कैपेसिटी मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब जो स्टेशन पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अल्टरनेटर की जो संख्या है उसकी कैपेसिटी, इसका अनुपात निकालोगे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको मिलेगा। ठीक, आगे देखो अब। ठीक है, आगे देखो स्पिनिंग रिजर्व कैपेसिटी, है ना। स्पिनिंग मतलब देखो, स्पिन का मतलब होता है कभी ज़्यादा और कभी कम। रिजर्व तो जानते ही हो, मतलब आरक्षित कैपेसिटी, तो कभी कम और कभी ज़्यादा होने वाला रिजर्व कैपेसिटी। तो मतलब इसका मतलब क्या है समझो, किसी पावर जनरेटिंग स्टेशन के लिए वह रिजर्व कैपेसिटी ना, पावर जनरेटिंग स्टेशन ये है, इसकी रिजर्व कैपेसिटी एक अलग एरिया छोटे से बनाई जाती है, ये रिजर्व कैपेसिटी है, ये प्लांट की कैपेसिटी है, ये मेन प्लांट है, ये सेकेंडरी प्लांट कह सकते हैं, ये प्राइमरी प्लांट है। बहुत सारे नाम होते हैं। प्लांट में जब जाओगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा सेकेंडरी प्लांट में जाइए। तो अभी मेरे समझ से 100% लोगों को ये नहीं पता होगा, 99% लोगों को। अगर आपसे वहाँ सेकेंडरी कह दिया जाए सेकेंड प्लांट में जाइए तो लोगों को मालूम नहीं चलेगा कहाँ चले जाएं। तो प्लांट के बाहर एक छोटा सा प्लांट होता है, सेकेंड प्लांट उसको कहा जाता है। ठीक है, और उसी को कहा जाता है रिजर्व कैपेसिटी, है ना। प्लांट कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट के बाहर, प्लांट के अंदर, प्लांट के बाहर, प्राइमरी सेकेंडरी। देखो, किसी पावर जनरेटिंग स्टेशन के लिए वह रिजर्व कैपेसिटी का प्लांट जो स्टार्टिंग अवस्था में है और इसे बस बार से संयोजित करके रखा गया है, ये है और ये चालू भी है, लेकिन ये बस बार है ना, ये बस बार से कनेक्टेड है, लेकिन इस बस बार से अभी लोड कनेक्टेड नहीं है। ये चालू है अल्टरनेटर और ये सप्लाई दे रहा है और बस बार से कनेक्टेड है, लेकिन इस बस बार पर कोई लोड नहीं है। वही देखो लिखा गया, किसी पावर जनरेटिंग स्टेशन के लिए रिजर्व कैपेसिटी का प्लांट जो स्टार्टिंग अवस्था में है, मतलब ये चालू तो है लेकिन इस पर कोई लोड नहीं है, जो बस बार से संयोजित करके रखा गया है, जिससे यह इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि तात्क्षणिक रूप से
भार लेने के लिए तैयार है, मतलब जब भी इस पर लोड आएगा, इंस्टेंट आएगा, अचानक से आएगा, है ना, भार लेने के लिए तैयार है, स्पनिंग रिजर्व कैपेसिटी कहलाता है। अब समझ में आया ना, रिजर्व कैपेसिटी इसका, स्पिनिंग मतलब अचानक से इस पर लोड आ जाए, इसकी बात कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोड ड्यूरेशन कर्व, है ना, भार अवधि वक्र हिंदी में। ठीक, लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व की कोटि मतलब आर्डर को, है ना, आर्डर क्या होता है मैं आगे भी बताऊंगा इसको पूरा, पहले इसको स्टडी करोगे इसके बाद। ऑर्डर को यदि भार के परिमाण के अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, घटते हुए क्रम में समायोजित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले वक्र को, कर्व को लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूं। आपने एक दिन 10 किलोवाट एनर्जी समाप्त किया, यूज किया, समझ लीजिए। आपने एक दिन 7 किलोवाट खर्च किया, है ना, एक दिन कम किया 2 किलोवाट, और इसके बाद अगले दिन और कम किया 3 किलोवाट, फिर इसके बाद और कम किया यहाँ 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, इसके बाद फिर अचानक से आपने बहुत ज़्यादा यूज किया 12 किलोवाट, 8 किलोवाट, 5 किलोवाट। तो ये देखो ऑर्डर क्या है, कभी ज़्यादा है, कम है, कम है, कम है, कम है, अचानक से ज़्यादा है, फिर कम है, तो कम ज़्यादा है ना ये स्पिनिंग। देखो अब आपको इसको क्या करना है, इस प्रकार से तैयार करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां लिखा क्या है गया है, लोड ड्यूरेशन कर्व में डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, घटते क्रम में। सबसे बड़ा क्या है इसमें, ध्यान से देखना, सबसे बड़ा क्या है इसमें 12 किलोवाट, तो 12 किलोवाट पहले खींच दोगे। इसके बाद दूसरा सबसे छोटा क्या है 10 किलोवाट, तो 10 किलोवाट। इसके बाद क्या है 8 किलोवाट, ये देखो ज़्यादा, कम, उससे कम, अब 7 किलोवाट ये। फिर इसके बाद 5 किलोवाट, फिर इसके बाद 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट। इस प्रकार से ये क्या है बेटा, लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व। अब समझ में आया ना, यहाँ पर देखो अनबैलेंस था, लोड आपने ज़्यादा कम, है ना, वेरिएशन था, बहुत ज़्यादा बहुत कम, इस टाइप से था। लेकिन हमने क्या किया, इस आर्डर में मैंने सजा दिया। ये क्या है डिसेंडिंग आर्डर, देखो ज़्यादा है, कम है, कम है, सबसे कम होते जा रहा है सीक्वेंस में। ये क्या है डिसेंडिंग आर्डर। तो इस प्रकार के कर्व को क्या बोला जाता है, लोड ड्यूरेशन कर्व, भार अवधि वक्र। ओके, देखो यहाँ पर लिखा गया है, मैं एक एग्जाम्पल से फिर समझा दे रहा हूँ, इसको मैंने लेकर के समझाया है। देखो शुरुआत के 6 घंटे 12 बजे से 6 बजे तक, ये देखो मेगावाट है, बिजली मेगावाट में आप खर्च करेंगे हमेशा, है ना, क्योंकि ये पावर स्टेशन का है किसी। तो ये लोड कर्व है, ये लोड कर्व है। जब इसको हम इस तरह से सजा देंगे तो वो हो जाएगा लोड ड्यूरेशन कर्व। यही अंतर है, लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व में यही अंतर है। लोड कर्व से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम किस समय में सबसे ज़्यादा यूज किए थे, कम ज़्यादा। लेकिन इसी करने से क्या होता है, आप कहोगे सर लोड ड्यूरेशन कर्व की हमको आवश्यकता क्यों हुई, हम लोड ड्यूरेशन कर्व से क्या कर सकते हैं बेटा। जब हम देखेंगे कि लास्ट में ये देखो यहाँ पर जब लोड कम है उस टाइम पर, तो लोड ड्यूरेशन कर्व से हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान समझो। यहाँ क्या लिखा गया है 7 मेगावाट, कितना घंटा 7 मेगावाट का लोड चला बेटा, 6 घंटा, 12 बजे से 6 बजे तक, 12 से 6 बजे तक। फिर 6 बजे से 9 बजे तक 15 मेगावाट की बिजली खर्चा किया आपने।
और 9 बजे से 6 बजे तक, है ना, 3 दूनी 6 3 तिरिक 9 घंटे आपने क्या खर्च किया, 25 मेगावाट बिजली खर्च किया। फिर इसके बाद 6 बजे से 12 बजे तक 8 मेगावाट बिजली खर्च किया। तो आप 25 मेगावाट पहले बनाएंगे, 25 मेगावाट बना दिए। इसके बाद फिर 15 मेगावाट, 15 मेगावाट देखो बना है, फिर 8 मेगावाट, फिर 8 मेगावाट, फिर 7 मेगावाट। अब समझ में आया ना। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट को लोड ड्यूरेशन कर समझ में आ गया होगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो चीज़ समझ में ना आए देखिए साफ साफ कमेंट करोगे तो मैं सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे सकता हूँ। ठीक है, एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि सभी बच्चों के सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखोगे, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो उसको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। वैसे मैंने जिस वे में पढ़ाया है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कह रहे हैं सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ना। फिर भी इसके बाद भी मैं जो है किसी चीज़ को परफेक्ट नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है समझ में, है ना, एट स्टार्टिंग से नहीं आता है, वीडियो देखने के बाद भी नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपने लिखिए, बिल्कुल क्लीन वर्ड में, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखिए। और उस क्वेश्चन को मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आज के समय में सिर्फ डिप्लोमा बीटेक करने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को UEE में मैंने देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मुझे लगा, क्योंकि मैंने थोड़ा प्लांट में विजिट किया है, थोड़ा नॉलेज है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैं ये पढ़ाता नहीं हूँ, है ना, टेम्परेरी ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लिख कर। ठीक है, मैं जो है थोड़ा हाई लेवल पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आए, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने साफ साफ जो है लिखा है इसको, है ना। तो इसको जो है सब लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब लोग देखें, इसका मतलब समझें, और आई थिंक इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब दे पाए। ओके, थैंक्स।